हेलो क्लास 12। चलिए देखते हैं आगे। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्शंस। कांग्रेस 3 बार लगातार इलेक्शन में कैसे जीत गई, है ना। और मेजॉरिटी में जीती, तो उसके कई कारण थे। उसमें कुछ कारणों को तो हमने पहले पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्शंस। टॉलरेंस मतलब कि आप में सहन शक्ति होनी चाहिए, और कैसे अलग अलग फैक्शन को यानी अलग अलग ग्रुप्स को मैनेज करना। ये बात कांग्रेस में थी, और यही कारण था कि उनको पहले 3 इलेक्शन में सफलता मिली थी। चलिए आगे देखते हैं। दिस कोलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। कोलिशन वाला जो कैरेक्टर था कांग्रेस का, इसने बहुत ताकत इसको दी थी। फर्स्टली, अ कोलिशन अकोमोडेट्स ऑल दोज हु जॉइन इट। कोलिशन में क्या होता है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो है ना, वो टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं, टेम्परेरीली वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेती हैं। तो कांग्रेस ने भी एक काम किया। Therefore, it has to avoid an extreme position and strike a balance of on almost all issues. यही कारण था कि उसका एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पर वो कभी नहीं गया, है ना। और एक बैलेंस बना के रखा, ये नहीं कि एक तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, वैसा नहीं था कांग्रेस में। इसलिए उनका जो एक तरह से कहिए कि दूसरे ग्रुप के साथ कभी भी ज़्यादा मतभेद नहीं रहा। कॉम्प्रोमाइज़ एंड इंक्लूसिवनेस आर द हॉलमार्क ऑफ अ कोलिशन। कोलिशन में क्या होता है, आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हो और इंक्लूसिव मिला भी लेते हो, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हो सरकार बनाने के लिए। दिस स्ट्रेटजी पुट द अपोजिशन इन अ डिफ़िकल्टी। इससे क्या होता है, अपोजिशन को एकजुट होने में परेशानी हो जाती है। अब उसमें तो कई पार्टियां होती हैं अपोजिशन में, उसमें कौन सी पार्टी जाकर सरकार वाली पार्टी में मिल जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपोजिशन को एकजुट करना बहुत दिक्कत का काम होता है, डिफ़िकल्ट काम होता है, कठिन काम होता है। Anything that the opposition wanted to say would also find a place in the program and ideology of the Congress. होता ये था कि चूँकि ज़्यादातर ग्रुप को वो मिला लिए थे अपने इसमें कांग्रेस ने, तो क्या हुआ था कि उनके आइडियोलॉजी यानी दूसरे लोगों के आइडियोलॉजी और प्रोग्राम को भी उन्होंने इसमें अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया था। इस वजह से क्या था, अपोजिशन को लगता था कि हमें तो कुछ अलग करने के लिए मिल ही नहीं रहा, टॉपिक ही, पॉइंट ही नहीं मिल रहे, हम क्या करें, सारा कुछ तो कांग्रेस कर ही रहा है, तो हम क्या बोलें, हम कैसे अपने आप को अलग दिखाएं लोगों कि लोग हमें वोट दें, है ना। Secondly, in a party that has the nature of coalition, there is a greater tolerance of internal differences and ambition of various groups and leaders are accommodated. अब इसमें क्या है, दूसरी क्या, एक तो ये थी कि वो कोलिशन बना कर लेते थे दूसरी पार्टियों से और बैलेंस भी बना के रखते थे, और दूसरा क्या था कि उनका नेचर ऑफ कोलिशन यानी मिलजुल कर जो काम करना होता था, ये ऐसा था कि उनमें बर्दाश्त करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा थी कि इंटरनल ऐसा इतना बर्दाश्त कर लें कि कोई इंटरनल डिफरेंस ना हो, वाद विवाद नेताओं में ना हो। और इसके अलावा क्या था कि एम्बिशन यानी इनकी महत्वाकांक्षा जो थी अलग अलग ग्रुप की और लीडर्स की, उसको भी वो अकोमोडेट कर लेते थे। यानी कोई लीडर अगर कुछ चाहता है करना तो ठीक है, एडजस्ट कर लेते थे उसको उसी हिसाब से। द कांग्रेस डिड बोथ दीज थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल में भी उन्होंने ऐसे ही किया था, एंड कंटिन्यू डूइंग दिस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने वही किया। That is why, even if a group was not happy with the position of the party or with its share of power, it would remain inside the party and fight the other group rather than leaving the party and becoming opposition. इसीलिए क्या होता था, जो पार्टियां कांग्रेस में शामिल हो जाती थीं वो कभी भी पार्टी को छोड़ती नहीं थी, बेशक वो नाखुश रहती थी, कई फैसले से नाखुश रहती थी, पावर शेयरिंग में भी वो अगर संतुष्ट नहीं भी रहती थी तो भी वो पार्टी के अंदर ही रह जाती थी, न कि और ये नहीं सोचती थी कि मुझे पार्टी छोड़ देना है और अब अपोजिशन में शामिल हो जाना है या अपोजिशन में रहना है।
These groups inside the party are called faction. इनको एक ही पार्टी के अंदर अलग अलग ग्रुप होता है, उसको फैक्शन भी कहा जाता है. द कोलिशन नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड. कोलिशन नेचर जो थी कांग्रेस पार्टी की, उसने कई चीज़ टॉलरेट की एंड इन फैक्ट एनकरेज वेरियस फैक्शन, और दूसरे अलग अलग फैक्शन को एनकरेज भी किया कि हाँ आ जाओ, हम में शामिल हो जाओ. Some of these factions were based on ideological consideration, but very often these factions were rooted in the personal ambition and rivalry. और ये फैक्शन जो थे वो आइडियोलॉजी तो देखते थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी थी लीडर्स की, इसीलिए वो अपोजिशन में नहीं जाना चाहते थे. पावर में रहोगे तो आप कुछ कर सकोगे, तो उनकी नीयत यही होती थी. इनसाइड ऑफ बीइंग वीकनेस, internal factionalism become a strength of द कांग्रेस. अब दोनों अलग अलग फैक्शन आकर मिल गए हैं कांग्रेस में और वो कमज़ोर हैं, तो ये कांग्रेस के लिए फ़ायदे की बात हो जाती थी. सिंस देयर वॉज अ रूम विद इन द पार्टी फॉर वेरियस factions to fight with each other, it meant that leaders representing different interests and ideology remain within the Congress rather than go out and form a new party. बेशक ये नेता लोग आपस में लड़ते रहते थे, हालांकि वो क्योंकि उनमें आपस में कोई ये नहीं था, विचारधारा अलग अलग थी सबकी, लेकिन इसके बावजूद भी वो पार्टी के अंदर ही रहते थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर, बजाय इसके कि वो बाहर निकल कर एक नई पार्टी बनाते. Most of the state unit of Congress were made up of numerous faction. ज़्यादातर स्टेट यूनिट जहाँ जहाँ कांग्रेस को जीत मिली थी, वहाँ के स्टेट यूनिट्स का भी लगभग यही हाल था. The faction took different ideological position, making the Congress appear as a grand centrist party. अलग अलग फैक्शन जब कांग्रेस में मिल गई तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ी सेंट्रिस्ट पार्टी हो गई है. The other parties primarily attempted to influence these faction. वैसे दूसरी पार्टियां भी इनको प्रभावित करने की कोशिश करती थी, and then they indirectly influence policy and decision making from the margin. और वो कोशिश करती थी कि पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में भी वो कुछ कर सकें. They were far removed from the actual exercise of authority. लेकिन अपोजिशन में रहने के कारण वो उनको पावर तो उनके पास कुछ थी नहीं, and they were not alternative to the ruling party. और इतने बड़ा ग्रुप भी नहीं था कि वो रूलिंग पार्टी का किसी तरह से अल्टरनेटिव बन पाते, कि उनके पास मेजॉरिटी तो थी नहीं. Instead they constantly pressurized and criticized, censored and influenced the Congress. इसलिए वो सिवाय इसके कि वो आलोचना करते, प्रेशराइज करते सरकार को, कुछ रोक टोक करते, प्रभाव डालने की कोशिश करते कांग्रेस पे, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते थे. The system of faction function as balancing mechanism with the ruling party. और ये जो सिस्टम ऑफ फैक्शन कांग्रेस ने जो फॉलो किया था पॉलिसी, उसमें एक बैलेंस था पार्टी के अंदर, रूलिंग पार्टी के अंदर. Political competition therefore took place within the Congress. इसीलिए जब अलग अलग फैक्शन कांग्रेस के अंदर ही थे, तो जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता था कांग्रेस के अंदर ही होता था, बाहर से नहीं होता था कुछ भी. In the sense that the first decade of electoral competition of Congress acted both as a ruling as well as opposition. इसीलिए पहली बार जो कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद जीती, तो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों कांग्रेस के अंदर ही थे. दैट इज़ वाई दिस पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज़ बिन डिस्क्राइब एज द कांग्रेस सिस्टम. इसीलिए इस समय को, यानी पहले 10 साल को, जी भारत की स्वतंत्रता के बाद के 10 साल को कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है. तो इंडियन पॉलिटिक्स का कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है. उसके बाद देखिए इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी. फिर कैसे अपोजिशन पार्टीज़ आई वो देखिए. As we have noted above, it is not that India did not have opposition party during this period. ऐसा नहीं है कि भारत के पास अपोजिशन पार्टियां नहीं थी ही नहीं. While discussing the result of the election, we have already come across the names of many parties other than the Congress. और जब इलेक्शन हुई तो उस समय ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी थी, और भी कई दूसरी पार्टियां भी थीं. Even then, India had a larger number of diverse and vibrant opposition party than most
most other multi-party democracies. भारत के दूसरे देशों की तुलना में भारत में ज़्यादा थे opposition parties. Some of these has come into even before the general election of 1952. इनमें से कई का जन्म तो 1952 के इलेक्शन के पहले भी हुआ था. Some parties played an important role in the politics of the country in the 60s and 70s. फिर कुछ पार्टियां ऐसी बनी जो 60 के दशक में और 70 के दशक में बहुत important थी. The root of almost all the non-Congress parties today can be traced into one or other the opposition parties of 1950. और आज जो जितनी आप देखते हैं अपोजिशन पार्टी वो सबका जन्म लगभग 1950 के आसपास ही हुआ था. All these opposition parties succeeded in gaining only a token representative in the Lok Sabha and State Assembly during the period. हालांकि इस समय में अपोजिशन पार्टी जो थी बस खाली गिनी चुनी थी जो कि लोकसभा में और राज्यों में स्टेट असेंबली में पहुंच पाई थी. Yet their presence played a crucial role in maintaining the democratic character of the system. लेकिन ये बात ज़रूर थी कि उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन वो फिर भी ये तो दिखा रहे थे कि हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे यहाँ. These parties offered a sustained and often principled criticism of the policies and practices of Congress party. ये पार्टियां कम से कम इतना तो करती थी कि वो बाहर से कांग्रेस के कई सिद्धांतों के ऊपर और उसकी पॉलिसी के ऊपर आलोचना करती थी. This kept the ruling party under check. इससे क्या हुआ, रूलिंग पार्टी थोड़ा चेक में रहता था. Often changed the balance of power within the Congress, और कांग्रेस के अंदर पावर बैलेंस को मेंटेन करके रखता था. By keeping democratic politics alternative alive. इस तरह से क्या था, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक अल्टरनेटिव जो होना चाहिए कि कांग्रेस अगर हार गई तो कोई दूसरी पार्टी सरकार बना लेगी, ये डेमोक्रेसी में होना बहुत ज़रूरी था. And these parties prevented the resentment of the system from the anti-democratic. और इस तरह से क्या है, इन्हीं पार्टी की वजह से हमारा देश कभी भी एंटी डेमोक्रेटिक नहीं लगा. These parties also groomed the leaders who played a crucial role in the shaping of our country. इन पार्टियों ने जो अपोजिशन पार्टी थी उनमें भी कई ऐसे लीडर हुए जिन्होंने हमारे देश में बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया है. In the early years there was a lot of mutual respect between the leaders of the Congress and those of opposition. और इसलिए शुरुआती समय में बहुत सारा सम्मान एक दूसरे के प्रति कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियों के नेताओं में हुआ सब सम्मान करते थे एक दूसरे का. The interim government that ruled the country after declaration of independence and the first general election included opposition leaders like Dr. Ambedkar and Shama Prasad Mukherjee in the cabinet. और शुरू में जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ नहीं था, वो इंतरीम गवर्नमेंट थी, और फिर फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब हुआ तो उसके बाद भी कुछ अपोजिशन लीडर्स जैसे डॉक्टर अंबेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इनको भी कैबिनेट में रखा गया था. जवाहरलाल नेहरू ऑफन रेफर्ड टू हिज फॉन्डनेस फॉर द सोशलिस्ट पार्टी. जवाहरलाल नेहरू का झुकाव थोड़ा समाजवादी पार्टियों की तरफ था. इन्वाइटेड सोशलिस्ट लीडर लाइक जयप्रकाश नारायण टू जॉइन द गवर्नमेंट. इसलिए समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण को भी उन्होंने इनवाइट किया था कि वो आकर कैबिनेट में शामिल हो जाएं. दिस काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद एंड रेस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल एडवर्सरीज डिक्लाइन आफ्टर द पार्टी कॉम्पिटिशन grew more intense. इस तरह का पर्सनल रिलेशनशिप और जो एक पॉलिटिकल एडवर्सरी को भी रेस्पेक्ट देना, उनको कैबिनेट में इनवाइट करना, ये सब धीरे धीरे करके तब ख़त्म होने लगा जब पॉलिटिकल कंपटीशन अलग अलग पार्टियों का शुरू हो गया.
Thus this phase of democratic politics in our country was quite unique. और ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो गुण है ये बहुत यूनिक है हमारे देश में. इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जो इंक्लूसिव कैरेक्टर नेशनल मूवमेंट के दौरान था बाय द कांग्रेस, enabled to attract different section groups and interest, making it broad based social and ideological coalition. इस तरह से क्या है, उसने कांग्रेस में जो ये क्षमता थी अलग अलग ग्रुप सेक्शन जो इंटरेस्ट के अलग अलग इंटरेस्ट के लोग जो थे सबको कोलिशन कर लेना, सबको मिला सहमति, सबके साथ सहमति कर लेना, है ना. ये जो कांग्रेस की खूबी थी, इसने इसका सोशल और आइडियोलॉजिकल बेस बड़ा अच्छा बना दिया था. और ये हमने पहले भी एमसीक्यू में देखा है. ये जवाहरलाल नेहरू की जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो हैं. द की रोल of the Congress in the freedom struggle thus gave it head start over others. इसलिए कांग्रेस हमेशा ही बाकी पार्टियों से आगे रहा. As ability of Congress to accommodate all interest and all aspirants from political power steadily declined, other political parties started gaining greater significance. फिर जैसे जैसे कांग्रेस की ये एबिलिटी सबको एकोमोडेट करने की, सभी के इंटरेस्ट को देखने की कम होने लग गई, वैसे वैसे दूसरी अपोजिशन पार्टियां, दूसरी पार्टियां जो थीं ताकतवर होने लग गईं, उनकी भी सिग्निफिकेंस बढ़ गई. दस कांग्रेस डोमिनेंस कंस्टिट्यूट ओनली वन फेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री. वी शैल कम टू द अदर फेज इन द लेटर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट. और कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वन फेज, एक ही फेज तक भारत के पॉलिटिक्स में रहा है. आगे के बारे में हम दूसरे टेक्स्ट बुक में या बाकी दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे. दो पार्टियों के बारे में और हमें पढ़ना था. एक तो था भारतीय जनसंघ और दूसरा स्वतंत्र पार्टी. ये दोनों हम अगर कर लेंगे, आज कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम थर्ड चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ पाएंगे. तो मैंने थोड़ा नोट्स बना लिया है इसका, आप देख लीजिए इसको भी. द भारतीय जनसंघ was formed in 1951. भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज इट्स फाउंडर प्रेसिडेंट, और इसके फाउंडर प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे. इट्स लीनियज हाउएवर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड द हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस. अगर आप देखिए तो इनका झुकाव जो है वो जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा की ओर स्वतंत्रता से पहले. जनसंघ was different from other party in terms of ideology and program. जनसंघ जो था वो अपने आइडियोलॉजी और प्रोग्राम के कारण दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग था. द पार्टी एम्फेसाइज ऑन द आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन एंड होप दैट कंट्री कुड बिकम मॉडर्न, प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन. इनका विश्वास था कि वो ऐसे आइडिया पर को महत्वपूर्ण मानते थे जिनमें था कि कंट्री एक होना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि अखंड भारत कहते हैं, तो इसलिए वो कभी भी इस फेवर में नहीं रहे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो, बल्कि पाकिस्तान भारत का पूरा हिस्सा एक होना चाहिए. अखंड भारत उन्होंने कहा था उसको, है ना. और हम एक ही कल्चर, एक राष्ट्र होना चाहिए, और कंट्री को हम मॉडर्न और प्रोग्रेसिव स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं भारतीय कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करके, ये इनका कहना था. इट इज़ बिलीव दैट अखंड भारत एंड ये जो पार्टी थी अखंड भारत के ऊपर विश्वास करती थी. वांटेड टू रिप्लेस इंग्लिश विथ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और चाहती थी स्वतंत्र हो जाने के बाद भारत में इंग्लिश के जगह हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए. It also opposed to the granting concession to religious and cultural minority. वो ये इस चीज़ का विरोध करते थे कि किसी भी रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटी को कोई मतलब फ़ायदा हमें देना चाहिए, है ना, कंसेशन वगैरह नहीं देना चाहिए उनको, इनका कहना था. इट फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन पार्टी वन
3 सीट। पहली लोकसभा इलेक्शन में इनको 3 सीट मिली थी, सेकंड इलेक्शन में इनको 4 सीट मिली। आफ्टर इंडिपेंडेंस इस मेन सपोर्टर्स वर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी। और स्वतंत्रता के बाद इसके बहुत सारे सपोर्टर जो थे वो गिने चुने राज्यों में ही थे, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और यूपी था। और इसके एमिनेंट लीडर्स में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक थे। भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इट्स रूट टू भारतीय जनसंघ। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप रूट देखना चाहें तो आप भारतीय जनसंघ को देख सकते हो, है ना। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय जनसंघ से ही बनी। उसके बाद एक और पार्टी है स्वतंत्र पार्टी। It was formed in August 1959 after Congress passed the resolution for the land ceiling takeover of the food grain trade by the state and the adoption of cooperative farming. ये पार्टी जो थी शुरू में कांग्रेस के साथ ही थी। 1959 में कांग्रेस से अलग हो गई कि जब कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, उसमें लैंड सीलिंग की जाने लगी, फूड ग्रेन ट्रेड जो है स्टेट को दे दिया गया और कोऑपरेटिव फार्मिंग शुरू हुई। The party believed that the prosperity could come only through individual freedom. इस पार्टी का मानना था कि इंडिविजुअल फ्रीडम से ही देश जो है तरक्की कर सकता है। एंड फेवर्ड एक्सपेंशन ऑफ फ्री प्राइवेट सेक्टर, और ये इस चीज़ का फेवर करते थे कि फ्री प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। द पार्टी वॉज अगेंस्ट लैंड सीलिंग। पार्टी जो थी वो लैंड सीलिंग के विरुद्ध थी, खासतौर पे एग्रीकल्चर में लैंड सीलिंग जो हो रहा था वो। अपोज कोऑपरेटिव फार्मिंग, और कोऑपरेटिव फार्मिंग का भी विरोध करती थी, और स्ट्रेट ट्रेडिंग को भी जो आइडिया था उसको इनको पसंद नहीं था इस पार्टी को। इट बिकेम स्ट्रॉन्ग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री विथ मर्जिंग विद द रीजनल पार्टी। और ये कुछ स्ट्रॉन्ग हुई तब जब दूसरी रीजनल पार्टियों के साथ ये मिल गई। पीपल लाइक लैंडलॉर्ड, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट etc. supported it, but due to its narrow social base, it could not build into a strong organizational network. इसको कई तरह के लोग जो थे वो पसंद करते थे, जैसे लैंडलॉर्ड्स इस पार्टी को पसंद करते थे, बिजनेसमैन लोग पसंद करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि ये इनका फेवर कर रहा था, है ना, ये पार्टी। इसलिए लेकिन फिर क्या हुआ, ये पार्टी ज़्यादा चली नहीं क्योंकि इसका सोशल बेस बहुत नैरो था। और एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टी जब बनती है तो जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन का बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, और एक कारण था कि ये पार्टी फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गई, और धीरे धीरे ये पार्टी जो है वो ख़त्म हो गई। कुछ लीडर जो हैं पुराने कांग्रेस के, जैसे सी राजगोपालाचारी, के मुंशी, NG रंगा और मीनू मसानी, ये सब के सब स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर या ये कह सकते हैं सपोर्टर्स रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि और कोई डेडिकेटेड पार्टी मेंबर नहीं होने के कारण ये कभी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। थैंक यू वेरी मच।